स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरमेंट स्टडी टीचिंग के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि अभिलेख रखने के तरीकों के अंतर्गत हम लोग अब तक संचयी अभिलेखों के बारे में पढ़ चुके हैं, पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ एक दो और हैं जो कि बालक के लिए अमूमन रूप से संकलित किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है सह शैक्षिक क्षेत्र रिपोर्ट, है ना। सह शैक्षिक क्षेत्र रिपोर्ट, है ना। ये वह रिपोर्ट है जिसके अंदर बालक का हर समय हम केवल शैक्षिक मूल्यांकन ही नहीं करते हैं, बौद्धिक मूल्यांकन ही नहीं करते हैं। हमारे लिए अनिवार्य होता है कि बालक का सह शैक्षिक क्षेत्र में शैक्षिक के अतिरिक्त जो सह शैक्षिक क्षेत्र हैं उनके संबंधित भी बालक का मूल्यांकन किया जाए। उसमें उसकी भागीदारी, उसकी रुचि, उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं आदि का पता चलता है, उसके कार्य करने के तरीके की जानकारी मिलती है। तो इन सह शैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनसे संबंधित और उनमें बालक की भागीदारी से संबंधित आप जो है यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी रिपोर्टिंग की जाती है कि बालक ने कब कौन सी प्रतियोगिता में या कौन सी गतिविधि में भाग लिया, किस तरह से भाग लिया, उसका क्या परिणाम रहा। ये सारी चीजें जो हैं बालक की प्रगति में सहायक होती है। इसीलिए ये जो रिपोर्टिंग होती है इसमें बालक की सह शैक्षिक गतिविधियों की समस्त जानकारियों का संकलन किया जाता है, जिससे बालक की प्रगति का हमें पता चलता है और ऐसे में बालक को और आगे विकास के लिए किस प्रकार से निर्देश दिए जा सकते हैं इसका मालूम चलता है या उसकी रूपरेखा जो है वो स्पष्ट हो पाती है। अगला यहाँ पर है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड, है ना। रिपोर्ट कार्ड यानी कि जिसके अंतर्गत बालक की संपूर्ण जो उपलब्धियां हैं उसको अंकित किया जाता है। विषयवार उसकी क्या उपलब्धि रही है, जिसको कि हम मार्कशीट कहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। वही है ये जो है रिपोर्ट कार्ड, जिसके अंदर बालक के साल भर की समस्त गतिविधियों का, चाहे गतिविधियां हैं शैक्षिक है चाहे सह शैक्षिक है, उसकी संपूर्ण उपलब्धियों को उसके अंतर्गत अंकित किया जाता है, संकलित किया जाता है, जिसको कि बालक और अभिभावक को समझने में सुगमता होती है कि बालक के साल भर की प्रगति क्या है, जिसको हम मार्कशीट या प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस कार्ड हम कहते हैं। अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि ये जो हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का है, चाहे संचयी अभिलेख है, चाहे पोर्टफोलियो है, चाहे हमने सह शैक्षिक रिपोर्ट है या रिपोर्ट कार्ड है, जितने भी अभिलेख जो हैं इनका क्या लाभ है ना। इन रिपोर्ट्स के क्या लाभ होते हैं इस चीज को हमें समझना है ना। क्योंकि आकलन के लिए या बालक के संबंधित इन रिपोर्ट को रखने में की बात हर जगह अनिवार्य रूप से कही जाती है कि इनका अनिवार्य रूप से रख रखाव होना चाहिए। तो अनिवार्यता है तो इसके पीछे लाभ होगा, जिससे कि बालक के आकलन, मूल्यांकन, प्रगति, विकास में सहयोग मिल सकता है। इसीलिए इसी लाभ की दृष्टि से इसे समझना कि इसके क्या लाभ है। तो सबसे पहला है निश्चित समयानुसार आकलन। निश्चित समयानुसार निश्चित समयानुसार रिकॉर्ड का आकलन। रिकॉर्ड का आकलन, ठीक है ना। निश्चित समयानुसार रिकॉर्ड का आकलन किया जाना, क्योंकि रिकॉर्ड हम समय समय पर हम सारी रिपोर्टिंग करते चले जाते हैं, तो इनका भी आकलन होना अनिवार्य है कि बालक की प्रगति से संबंधित कौन कौन सी जानकारियां हमने संकलित कर ली है, क्या छूट गई हैं, बालक की विकास किस तरह से हो रहा है, किस गति से हो रहा है, कितना विकास का स्तर क्या है, किस प्रकार से हो रहा है। ये सारी चीजें बालक के जो उपलब्धियां क्या है, इन सबको जानने के लिए अनिवार्य है कि समय समय पर इनका आकलन किया जाना चाहिए। चाहे पोर्टफोलियो हो, चाहे संचयी अभिलेख है उसके अंतर्गत कोई सूचना है, चाहे ये सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, इन सभी के अंतर्गत इनका समय समय पर आकलन होता रहना चाहिए, जिससे कि बालक की प्रगति और उन्नति की सही जानकारी
प्राप्त होती रहे। पहली चीज तो पहला लाभ है। दूसरा है बालकों का आकलन नियमित। बालकों का आकलन नियमित, ठीक है ना। बालकों का आकलन नियमित रूप से होना चाहिए, जिससे कि बालक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या फिर व्यक्तिगत पहलू हैं जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्योंकि जब बालक का आकलन नियमित रूप से होता है, उससे संबंधित कोई घटना ऐसी घटित है हुई है जो कि बालक के विकास में सहायक थी या उसके विकास में बाधक थी, तो उसकी जानकारी अध्यापक को होती है या अभिभावक को होती है, तक पहुंचाई जाए या जो भी होता है। तो इसका जो आकलन है, बालक के आकलन से इन घटनाओं की सही जानकारी, इन घटनाओं का बालक पर क्या प्रभाव पड़ा और इससे किस प्रकार से विकास में भागीदारी या विकास के लिए किस तरह से प्रभावित किया विकास को, इस चीज का पता चलता है। प्लस व्यक्तिगत समस्याएं या व्यक्तिगत जो उसके पहलू हैं, उसके पक्ष हैं, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता है, उसके कार्य करने के तरीके, समझने के तरीके, किसी के साथ में व्यवहार या संवेगात्मक स्थिति आदि सभी को जानने के लिए बालक के आंक का नियमित रूप से आंकलन होना बहुत अनिवार्य है। अगर बालक का नियमित आंकलन नहीं होगा तो बालक की जो घटना घटित हुई है उसके प्रभाव को हम नहीं जान सकते, बालक के विभिन्न जो पहलू हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल नहीं कर सकते, जिससे कि बालक को सही दिशा निर्देश प्रदान करना शिक्षक के लिए संभव नहीं है। इसलिए अनिवार्य है कि बालक का समय समय पर आंकलन होना चाहिए। दूसरा है रुचि और सृजनात्मकता का अवलोकन। रुचि व सृजनात्मकता का अवलोकन। रुचि व सृजनात्मकता का अवलोकन यानी कि बालक की रुचि और सृजनात्मक योग्यता किस प्रकार की है उसका अवलोकन रिकॉर्ड्स के अंदर रखा जाता है। मतलब कि इनका अवलोकन करने में ये सहयोग देते हैं, क्यों कि रिकॉर्ड सारा रखा जाता है और रिकॉर्ड के आधार पर बालक की प्रगति का पता चलता है। इसी से बालक की रुचि, उसकी सृजनात्मक क्षमताओं आदि की जानकारी को एक नियमित रूप से एकत्रित करना और उसे समझना और सही दिशा निर्देश देने में ये लाभकारी है। फिर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सजगता की जांच। स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति सजगता की जांच, ठीक है ना। स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति सजगता की जांच कि बालक अपने स्वास्थ्य के प्रति, आसपास के खुद की स्वच्छता, आसपास के वातावरण की स्वच्छता के प्रति कितना सजग है, क्योंकि इन रिकॉर्ड्स के अंदर हम इससे संबंधित समस्त सूचनाएं संकलित करते हैं। जैसे पोर्टफोलियो में भी है तो बालक के इससे संबंधित श्रेष्ठ गतिविधि का मूल्यांकन वहां पर किया जाता है। जैसे संचय अभिलेख में है तो बालक की इससे जैसे स्वास्थ्य और इसकी स्वच्छता की कोई परीक्षा हुई है तो उससे संबंधित आंकड़ों का वहाँ पर संकलन है या रिपोर्ट कार्ड पे या जहाँ भी, तो जहाँ इससे संबंधित सूचनाओं का संकलन होता है उससे बालक के इसके प्रति क्या सजगता है और किस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति है, इसको समझना और सही दिशा निर्देश करने में सहयोग मिलता है, आसानी होती है। फिर बाद में है संवेदनशीलता का आकलन। संवेदनशीलता का आकलन, ठीक है ना। इन रिपोर्ट्स के अनुसार बालक की संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है कि अपने आसपास के वातावरण, आसपास के मनुष्यों का आदि के प्रति, उसका परिवेश के प्रति इसकी संवेदनशीलता कैसी है। जैसे कि पानी व्यर्थ बह रहा है तो बालक व्यर्थ बह रहा है तो बालक अमूमन आदि लोगों की आदत को बह रहा है तो बह रहा है, लेकिन यही संवेदनशील अगर बालक है तो वह उस पानी को बहने से रोकने की प्रक्रिया प्रक्रम करे। जैसे किसी कोई बच्चा गिर गया, उसको चोट लगी है तो कई लोग तो देखकर निकल जाते हैं, कुछ लोग उस बच्चे को उठाकर उसको साफ करके और उसको संभालने का प्रयत्न करते हैं और उसको सुरक्षित रखने की के प्रति सजग रहते हैं।
तो यही चीज है कि बालक में ये संवेदनशीलता कितनी है, अपने आसपास के लोगों के बारे में, पर्यावरण के प्रति किस प्रकार की संवेदनशील प्रवृत्तियां उसमें का विकास है, इसका आकलन करना आसान होता है, इनके माध्यम से आकलन होता। अगली बात यहाँ पर आती है, वह आती है पूर्व अर्जित सूचनाओं से तुलना। पूर्व अर्जित सूचनाओं से तुलना, यानी कि पूर्व में जो अर्जित की गई है उसकी सूचनाएं हम इसमें इन रिकॉर्ड्स के अंदर रखते हैं। अब इनके आधार पर वर्तमान के प्रति उसकी वर्तमान से उसकी तुलना की जाएगी कि वर्तमान में बालक की प्रगति कितनी हुई है, क्योंकि पूर्व में जो उसकी अपनी प्रगति है उसी से उसकी तुलना होगी, तभी उसके सही विकास का पता चल सकेगा। अन्य बालक से अगर तुलना की जाएगी तो वह केवल बालक को हताश करने की स्थिति का निर्माण करेगी। इसलिए बालक को अभिप्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अनिवार्य होता है कि उसकी तुलना खुद से ही खुद की जाए, जैसे पहले जो कार्य करता था, पहले जो उसके परिणाम रहे उससे वर्तमान की जांच की जाए, जिससे कि बालक के विकास के स्तर का सही जानकारी प्राप्त हो सके। उसके बाद में आता है समस्या की पुनरावृत्ति से बचने के उपाय, यानी कि यहाँ यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि पूर्व में जिस समस्या का समाधान ढूंढा गया, बालक ने जिस समस्या को फेस किया उसका समाधान किस तरह से ढूंढा गया, उसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए ये रिपोर्ट बहुत लाभकारी होते हैं, जिससे कि बालक के जिस समस्या का समाधान किया गया है उसका विकास क्या जो है पुरजोर प्रयास किया जाए, जिससे कि वह समस्या दोबारा सामने ना आए। फिर बात में है समस्या समाधान के तरीके को समझना। समस्या समाधान के तरीके को समझना, ठीक है ना। समस्या समाधान के तरीके को समझना कि जो उसका समस्याओं का समाधान का तरीका क्या है, किस तरह से वो अपनी समस्याओं के समाधान को प्राप्त करना चाहता है, या किसी भी समस्या का समाधान अगर अध्यापक के द्वारा सुझाया गया है तो उसे उसने कितनी सरलता से सुगमता से स्वीकार किया है, और नहीं तो किस तरह की समस्या का सामना उसे करना पड़ा या किस तरह से उसका समाधान ढूंढा गया, यानी कि उसके समाधान समस्याओं के समाधान का क्या तरीका सही है, उस चीज की जानकारी इससे प्राप्त होती है। अंतिम बातें प्रगति का आकलन, प्रगति का आकलन यानी कि कितनी प्रगति बालक ने अब तक की है इसका आकलन किया जाता है। प्रगति का स्तर क्या है, जैसे कि बालक को चलने यहाँ से रवाना होता है, बालक को यहाँ तक जाना है, उसकी प्रगति का लक्ष्य यहाँ तक है, तो यहाँ पर हम ये जो प्रगति का आकलन जो किया जाता है वो यही चीज जांचने के लिए कि बालक को, जैसे हम मानकर चलते हैं कि प्रथम स्तर पर बालक की इतनी प्रगति होनी चाहिए, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, तो यही स्तर को पता लगाने के लिए कि क्या इस लेवल को प्राप्त किया, क्या इस लेवल, जैसे कि आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं, वो उसमें हमने फर्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया, सेकंड लेवल क्रॉस कर लिया, वही चीजें प्रगति के अंदर कि बालक की कितने लेवल तक, मतलब उसकी प्रगति का स्तर क्या है, इसको आंकने के लिए ये जो रिकॉर्ड है, ये रिपोर्ट्स हैं, ये बहुत कारगर होती है। तो आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी के आधार पर हमारा आज का प्रश्न रहेगा, विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स तैयार करने के क्या लाभ हैं। प्रश्न हमारा है, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने के क्या
लाभ हैं समझाइए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें, अन्यथा घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद।